प्रिय छात्रों, आज का दूसरी वीडियो इंटरमीडिएट के लिए डाल रहा हूँ। वही है अर्धवार्षिक के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो बच्चों की जो इंक्वायरीज थी उसमें से पहली तो मैंने बता दी थी वैद्युत द्विध्रुव क्या है और उसकी अक्षीय स्थिति पे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर विद्यालय के टीचर पसंद करते हैं इसको लिखना, वह है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपके पास है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इसको शुरू करते हैं आज। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ओम का नियम होता क्या है। ओम का नियम, देखिए जर्मन साइंटिस्ट हुए जॉर्ज साइमन ओम, और उन्होंने एक नियम दिया। क्या दिया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पे लगाया गया विभवांतर और उस विभवांतर के कारण उसमें बहने वाली धारा जो है वो एक दूसरे के कैसे होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में है फिजिकल पैरामीटर्स डू नॉट चेंज then V proportional I या V upon I equal to नियतांक। ये आपका ओम का नियम है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है। अब इसमें दूसरा जो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, तो वहां पर एक है I बराबर NEAVD, यानी ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। किसी चालक के जब सिरों पर हम एक V विभवांतर लगाते हैं तो उसमें जो धारा बहती है I, वो इस सूत्र पर निर्भर करती है। यहां पर N क्या है, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ए क्या है, तार का या चालक का अनुपस्थ काट क्षेत्रफल है। और वीडी क्या है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी के लिए बी है और डी ड्रिफ्ट के लिए है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आगे से अलग जो वीडियो बनाऊंगा शुरुआत से, उसके अंदर इन आर्टिकल्स को क्लियर करूंगा। फिलहाल प्री जानकारी जो होनी चाहिए थी, पहले से पहले जो जानकारी होनी चाहिए थी, वो ये दो मेजर हैं जिनका इस्तेमाल मैं यहाँ पर करूंगा। इसके अलावा फर्स्ट ईयर का एक फॉर्मूला F बराबर MA, एक फॉर्मूला B बराबर U प्लस AT। ये वो जानकारी है जो आपको जानकारी अगर नहीं है तो इस आर्टिकल को समझने में आपको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी या आप उसको रट्टा मारेंगे, यानी कि क्रैमिंग करेंगे इसको। अब बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है क्या। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण समझिए मेरा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि मैं सेंटर में हूँ
और मेरी जो पूरी क्लास है वो कैसे बैठी है, ऑर्बिट में बैठी है। फर्स्ट ऑर्बिट के कुछ बच्चे हैं, सेकंड ऑर्बिट में बच्चे बैठे हैं, थर्ड ऑर्बिट के बच्चे बैठे हैं, और फोर्थ ऑर्बिट माना मेरी सबसे अंतिम ऑर्बिट है जिसमें बच्चे बैठे। यानी पहली ऑर्बिट का बच्चा क्या कर रहा होगा, फिजिक्स पढ़ रहा है, क्योंकि मेरे ध्यान उसमें प्रॉपर है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन उससे दूसरी ऑर्बिट का बच्चा हो सकता है कि उसको मैथ्स का काम छूटा हुआ हो, अगले पीरियड में मैथ्स है, वो मैथ्स कर रहा हो कि सर आएंगे डांटेंगे इसलिए मैथ्स कर लो। तीसरी ऑर्बिट का बच्चा थोड़ा शैतान था, वो सर का कार्टून ही बनाना बैठा हुआ था। चौथी ऑर्बिट का बच्चा बाहर से किसी ने कहा नहीं करा, आ रहा हूँ यार, सर का सिर तो घूमने दे, और जैसा मेरा ध्यान उसमें से गया वो क्लास में से बाहर चला गया। और बाहर विद्यालय में कैसे घूमेगा, अनियमित गति करेगा, यानी कभी कोई टीचर आएगा तो बाथरूम में चला जाएगा, कभी लाइब्रेरी में चला जाएगा, कभी पानी पीने चला जाएगा। एक सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई, अब इसको साइंस के रूप में समझिए। प्रत्येक पदार्थ किससे बना, परमाणु से बना। तो पहली लाइन क्या है, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु के केंद्र में नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। धन आवेशक नाभिक में इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेशक, उनके बीच में एक क्या काम कर रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है। और हम जानते हैं आकर्षण बल किसके प्रोपोर्शनल होता है, कूलम्ब्स लॉ से, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक बात है। तो अब क्या होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यानी जो मेरी चौथी कक्षा थी, वो दूरी बढ़ने से उस पर लगने वाला बल कैसा हो गया, कम हो गया। यानी कि परमाणु की बृहत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक नहीं बंधे होते, उन्हें कहीं से आवश्यक ऊर्जा मिल जाए। जैसे यहाँ पर कौन सी आवश्यक ऊर्जा, यहाँ, और यहाँ पर क्या होगी, कोई भी चीज हो सकती है, प्रकाश पड़ जाए, हीट कर दे, कोई और तरीका, उसे आवश्यक ऊर्जा मिल जाए। तो क्या करेगा, ऑर्बिट को छोड़कर पदार्थ के भीतर वो जो है खाली स्थान, उसमें अनियमित गति करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा, और यही इलेक्ट्रॉन चालक में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। तो पूरी बात अगर एक सूत्र में एक साथ बताई जाए तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु के केंद्र में नाभिक है, नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, कूलम्ब नियम से F प्रोपोर्शनल 1/r²। बृहत्तम कक्षा की दूरी ज्यादा होने की वजह से बृहत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल से बने हैं, यानी दृढ़तापूर्वक नहीं बने हैं। यदि उन्हें कहीं से आवश्यक ऊर्जा मिल जाए तो वे अपनी कक्षा छोड़कर पदार्थ के भीतर खाली स्थान में अनियमित गति करते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की थ्योरी है। अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो क्या है, देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करता है तो गैसों में भी अणु अनियमित गति करते हैं, इसलिए कभी कभी इन इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन गैस के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जो 3 प्रकार के पदार्थ हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो जो चालक होते हैं उनके अंदर प्रति एकांक आयतन में 10⁻29 जो है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और चांदी जो है, जो सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है। एक बात क्लियर होगी। नंबर 2 बात जो आपको पता होनी चाहिए, वो जो अनियमित गति कर रहे हैं, यानी पदार्थ में बाईं ओर से दाईं ओर जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने दाईं ओर से बाईं ओर जा रहे हैं, यानी नेट आवेश प्रवाह की दर वहां पर 0 है। तो नेट आवेश प्रवाह की दर क्या है, वहां पर 0 है। यानी कि जो अनियमित, माना मैं उनको जो ऊष्मा वेग कह रहे हैं U1 + U2, माना कहीं पे n इलेक्ट्रॉन है तो उनका जो औसत ऊष्मा वेग है वो 0 है। ये बात आपको समझना चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे जो बिंदु हैं वो बहुत ध्यान रखिएगा। इस ऊष्मा वेग को अगर हम कैलकुलेट करें तो पिछले साल आपने Vrms 3 kT/m 3 है, 1.38 -23 है, बोल्ट्जमैन नियतांक है, कमरे के टेम्परेचर 300 है, 9.1 × 10⁻31 है। तो इसको जब अप्रॉक्स सेट करोगे तो 10⁵ मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी इतने ज्यादा ऊष्मा वेग से वो गति करता है।
और ये अपने आप में शायद AIEEE में जब AIEEE होता था तो वहाँ ये पूछा गया है, तो ये इस बात को ध्यान रखिए 10⁵ मीटर पर सेकंड जो है वहाँ पर क्या है, ऊष्म वेग। अब इसमें क्या चीज है, जब इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करता है तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा, धनायन। तो धनायनों से क्या कर रहा है, बार बार टकरा रहा है। तो किसी धन आयन से दो उत्तरोत्तर यानी दो लगातार टकरों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी को यानी माध्य दूरी को, क्यों माध्य दूरी को निकालते, माना ये है यहाँ पर ही टक्कर हुई, फिर माना ये इधर चला गया, फिर यहाँ दूसरी टक्कर हुई, माना फिर वो यहाँ चला गया तीसरी टक्कर हुई, फिर यहाँ चला गया चौथी टक्कर हुई, माना यहाँ चला गया पांचवी टक्कर हुई, यहाँ चला गया छठी टक्कर हुई। तो यहाँ पर जो टक्कर हो रही है उनकी जो बीच की दूरी आप देख रहे होंगे कहीं ज्यादा कहीं कम है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य दूरी कहते हैं और उसको कहते हैं माध्य मुक्त पथ। क्या ये माध्य मुक्त पथ कितना होता है, तो याद रखिएगा 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है। कितना होता है, 10⁹ मीटर की कोटि का होता है। तो माध्य मुक्त पथ क्या है। अब इसमें एक वर्ड आता है शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, शांति काल यानी दो क्रमागत टक्करों में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिए गए औसत समय को शांति काल कहते हैं या माध्य शांति काल कहते हैं। इसे टॉ बनाना कहते हैं। देखो धनात्मक चिन्ह अंतर के बीच में नीचे ऐसे बनाना है टॉ, क्योंकि आप प्रतीक चिन्ह भी गलत बनाते हैं तो इसका पर भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप टी बनाने, यह है टॉ। और इसका मान अगर आप निकालें तो समय होता है दूरी बटे 4। ये माध्यम पथ है, ये 10⁻⁹ है, ये 10⁵ है, तो ये लगभग 10⁻⁻14 सेकंड जो है याद आता है। तो ये भी अपने आप में एक बार आईटी में पूछा जा चुका है या IEEE में पूछा जा चुका है। तो ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें ये हम छोड़ देते हैं कि यार ये तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं, और वहीं से कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको बहुविकल्पक प्रश्नों में मिलते हैं। नीट 2000 जो अगला आएगा 22 में, यानी कि उसके अंदर फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी ये दो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेट करके क्वेश्चन करने का है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझ आ गई। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, उसमें शांति काल क्या है, उसके अंदर माध्य मुक्त पथ क्या है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें आता है, माना मेरे पास एक चालक तार है, इस चालक तार के अक्रॉस मैंने एक सेल लगाया V विभवांतर का प्लस और माइनस। इस V विभवांतर के कारण इसके अंदर एक उत्पन्न हो गया विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V/L। ये आपने पहले चैप्टर में जब हमने विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र का में संबंध निकाला था वहां पर ये पढ़ा होगा। ये प्री रिक्वेस्ट से ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश वो चलने के लिए स्वतंत्र है तो उस पर एक बल लगता है F बराबर Q। ठीक, इस बल के कारण त्वरण उत्पन्न होगा E, यानी उसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, त्वरित गति से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेंगे। इसका मतलब है 10⁵ मीटर पर सेकंड ऊपर से हो गया त्वरित, तो वेग तो बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं वेग को तो वो 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। तो जी ऐसा क्यों हुआ, तो उसका कारण देखेंगे। जब आपने इस पे विभवांतर लगाया, इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र के कारण इस पे बल लगा तो ये त्वरित गति करेंगे। जब त्वरित गति करेंगे तो बीच बीच में वो किससे टकरा रहे हैं, धन आयन से टकरा रहे हैं। अपनी ऊर्जा समस्त वो धन आयन को देते रहे, फिर से पुनः ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर टकरा कर फिर आगे चलते हैं। तो बार बार वो क्या कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को खो दे रहे हैं, अपनी गति को खो दे रहे हैं। तो अल्टीमेट क्या होता है कि जब हमने विभवांतर लगाया तो वो जो ऊष्मीय वेग था, अनियमित ऊष्मीय वेग था, उसके ऊपर एक सूक्ष्म नियत वेग अध्यारोपित हो जाता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रॉन इसी वेग से, सूक्ष्म नियत वेग से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं, जिसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। अनुगमन वेग या अपवाह
अपवाह वेग कहते हैं। क्या बात समझ में आए कि किसी चालक के सिरों पर जब हम v विभवांतर लगाते हैं तो इसके भीतर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गए। विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सूक्ष्म नियत वेग से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे v d से व्यक्त करते हैं। v सफिक्स d, v फॉर वेलोसिटी, d फॉर ड्रिफ्ट, इसलिए v d से व्यक्त करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात भी समझ आ गई आपको। तो ये वो बेसिक्स पॉइंट थे जो उस आर्टिकल को जो मैंने आपसे कहा कि मुझे आज समझाना है, उसके लिए आपकी पहली जानकारी जो नहीं पता हो तो कम से कम इतनी बात जो पता हो जिससे कि हम उस आर्टिकल में आगे बढ़ पाएंगे। अब आप आर्टिकल को समझेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। देखिए, नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट से क्या कहता हूं कि हम जब किसी आर्टिकल को शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से पूछें सर आप कौन, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा नाम मनीष गर्ग है, मैं एमफिल एमटेक हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन से। अप्लाइड फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंटेशन आता है, वैसे मैं एमएससी फिजिक्स बीएड एमफिल एमटेक हूँ। और मैंने कहाँ पढ़ा रहा हूँ, एसडी इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। कब से पढ़ा हूँ, पिछले 20 साल से पढ़ा हूँ। उससे पहले कहाँ पढ़ा है, 2 साल मैंने एनएस इंटर कॉलेज मेरठ में पढ़ा, यानी मैं 2000 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित हुआ था और एनएस इंटर कॉलेज मेरठ में मेरे को क्या मिला था, फर्स्ट पोस्टिंग मिली थी, वो ट्रांसफर करा था मैं एसडी इंटर कॉलेज में। तो इस प्रकार से मैंने अपनी जानकारी दी। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखें तो हम ओम का नियम करें तो ओम के नियम में कौन था, चालक था। चालक क्या कहेगा, जी मैं एक चालक हूँ, यानी मेरे पास एक चालक है, उसकी लंबाई L है, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, उसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या स्मॉल n है। इन चालक की विशेषता आपको पहली लाइन में मिलेगी। तो शुरुआत भी आपको ऐसी करनी है क्या कि माना में एक तार है, एक चालक तार है, उसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या स्मॉल n है। चालक के सिरों पर विभवांतर लगा, क्योंकि वहां पर विभवांतर भी लगा, तो चालक के सिरों पर विभवांतर लगा, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर Vd अनुगमन वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिस वजह से चालक में एक धारा स्थापित हो जाती है और वो धारा है I बराबर NeAV समीकरण। यानी इससे पहले जितनी बात मैंने पहले बोली वो बात आपको भाषा के रूप में लिखनी है। क्या थी वो बात, फिर से सुन लीजिएगा। मेरे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई कैपिटल L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है, मुक्त प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या n है। चालक के सिरों पे विभवांतर स्थापित करने पर उसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर Vd अनुगमन वेग से गति करना शुरू करते हैं। इस वजह से चालक में धारा I स्थापित हो जाती है, स्मॉल I धारा बहने लगती है और I बराबर NeAVd हमें पता है, समीकरण 1 क्लियर है। अब आप क्या देखेंगे उसको समझिए। आपके पास चला क्यों, क्योंकि उस पर बल लगा तो एक फॉर्मूला आता है, मैंने आपको बताया था FQE, तो Q की जगह स्मॉल ई कैपिटल ई। देखिए मैं दिशा अलग से बता रहा हूं, इनके परिमाण ले रहा हूं। तो बल का परिमाण कितना है, F बराबर E कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। अब आपको क्या पता है, कैपिटल E बराबर V अपॉन L। V क्या है, विभवांतर है, L क्या, चालक की लंबाई है। अब आपके पास क्या है, A बराबर है F अपॉन M। तो अगर आप यहां से मान रखेंगे तो क्या आ गया, EV अपॉन M, और यहां से मान रखेंगे E कैपिटल E अपॉन M, क्योंकि ये E है तो ये E है M, और कैपिटल E का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन L, यानी A बराबर आ गया V अपॉन E कैपिटल V अपॉन ML समीकरण 2। ये बात आपके पास आते हैं।
माना मेरे चालक पर मैंने क्या नहीं लगा रखा, विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा। उस वक्त इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, ऊष्मा वेग से घूम रहे हैं। माना पहला इलेक्ट्रॉन है U1 से घूम रहा है, दूसरा U2 से घूम रहा है, nवा UN से घूम रहा है। और जैसे आपने विद्युत क्षेत्र लगाया तो उसमें त्वरित गति उत्पन्न हुई, तो उसका वेग V1 हो गया, पहले दूसरे का V2 हो गया, तीसरे का V3 हो गया। तो जो फॉर्मूला था जो आपको याद था V बराबर U प्लस AT से, वहां से पहले इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया V1 बराबर U1 प्लस A-τ1, दूसरे का हो गया V2 बराबर U2 प्लस A-τ2, और इसी प्रकार से Vn बराबर UN प्लस A-τn। यानी इससे पहले आपको क्या लिखना है, वही बात लिखना है जो मैंने अभी बोली, क्या कि माना चालक पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगा है, तो इलेक्ट्रॉन माना n इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग U1, दूसरे का U2, क्रमशः n का UN है। जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र लगा तो उस पर बल लगा तो त्वरित गति, उससे उसका वेग बदला, तो पहले का वेग कितना हो गया, इतना इतना इतना, क्रमशः वेग हो गया। तो जो अनुगमन वेग होगा वो इन सब का कैसा होगा, माध्य होगा, यानी अनुगमन वेग माध्य वेग है इन सब इलेक्ट्रॉनों का, वेगों का, इन इलेक्ट्रॉनों के वेगों का माध्य वेग है अनुगमन वेग। अब V1 की वैल्यू पुट करूं तो U1 प्लस A-τ1, U2 प्लस A-τ2 प्लस UN प्लस A-τn अपॉन है। अब आपके पास क्या है, VD बराबर, ठीक है, U1 U2 डॉट 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 UN प्लस A-τ1 τ2 डॉट 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 τn अपॉन n। अब आपके पास क्या है, इसको अगर आंशिक भिन्न में तोड़ू तो VD आ गया U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN अपॉन n प्लस A या τ1 τ2 डॉट 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 प्लस τn अपॉन n। अब आपको ये क्या पता था, ऊष्मा वेग शून्य होता है, औसत ऊष्मा वेग, तो ये शून्य हो गया, ये हो गया और ये τ हो गया। ये τ क्या है, ये τ है माध्य क्रांतिकाल। किसके बराबर, इसके बराबर ये है, यानी इस पूरे की जगह मैंने τ लिखा है। तो मेरे पास क्या चीज आ गई बेटे, मेरे पास आ गई VD बराबर A-τ। और देखो τ A की वैल्यू मेरे पास ये, तो VD कम्स टू बी EVmL-τ। समीकरण, इसको मैंने चलिए 3 मान ली, इसको मैंने 4 मान लिया। देखिए ये अपने आप में एक अच्छी समीकरण है, बहुत सारे बहुविकल्प इस पे करने को आते हैं, तो इसको इंटरमीडिएट इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। अब इस वैल्यू को कहाँ रखूं, समीकरण 1 में रख दूं, तो 4 का मान 1 में रखने पर तो I कम्स टू NEA, और ये क्या है, E कैपिटल V τ ml। आपको क्या पता था, V अपॉन I बराबर कांस्टेंट, तो V ये रहा, पकड़ लिया मैंने, दूसरी तरफ से I बटे में ले गया बराबर, यहाँ पे क्या बचा, अगर आप चेक करो तो देखो ये यहाँ लेके जाऊंगा, ये यहाँ लेके आया तो ml ऊपर गया तो ml ऊपर आ गया, n E स्क्वायर A τ, समीकरण 5। अब आप देखो m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l क्या है, तार की लंबाई जो दिए गए तार के लिए कांस्टेंट है, n क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दिए गए तार के लिए कांस्टेंट है, a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, दिए गए तार के लिए भी कांस्टेंट है, τ जो है क्योंकि V RMS प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल T और τ लैम्डा अपॉन V RMS। यदि T कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा तभी ये कांस्टेंट होगा। यानी यदि चालक तार का ताप न बदले तो V अपॉन I बराबर नियतांक, अर्थात चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो V अपॉन I नियतांक होता है, यानी विभवांतर और धारा का अनुपात नियतांक होता है।
इसे ही ओम का नियम कहते हैं। यही ओम का नियम है। तो ओम का नियम हमने कैसे सिद्ध किया, ये अपने आप में बात सही हो गई। अब इसमें छोटी सी बात है, अगर इसको और अगर हम एक अलग से क्वेश्चन में करते हैं, वो यहीं से बता देता हूँ फिलहाल, बाद में जब डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। चलिए बाद में बात करूँगा। हो सकता है कि अभी बच्चे ना पकड़ पाएँ, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रतिरोधकता नहीं बताई, यानी विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बताया, मैंने प्रतिरोध नहीं बताया, मैंने आपको विशिष्ट चालकता नहीं बताई। तो वो सारी बातें ना पता होने की वजह से अगर मैं अभी इसको लेके जाऊँगा तो वीडियो लंबा भी होगा और आप इस आर्टिकल को अपने लेवल पे नहीं पकड़ पाएंगे। तो यही छोड़ रहा हूँ आज आपको। यानी वो मैंने दूसरा प्रश्न जो आपने मेरे से पूछा था उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। धन्यवाद।